बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख रहे थे वसा अम्लों का उपापचय फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। हमने ये बात की थी जब भी मसल सेल्स में ग्लाइकोज, पहले किसका अपघटन होता है? ग्लूकोज का अपघटन होता है। ग्लूकोज का अपघटन होने के बाद में जो संचित खाद्य पदार्थ पाया जाता है जितने भी जंतु होते हैं इनमें, ठीक है ना, जो कि क्या होता है ग्लाइकोजन, उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना, क्या होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। इनके बाद भी यदि शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनके बाद भी यदि शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो किसका अपघटन होता है? वसा का अपघटन होता है। वसा किससे निर्मित होती है? फैटी एसिड से, ठीक है ना। वसा के ऑक्सीकरण से या अपघटन से कह सकते हैं हम लोग किसका निर्माण होगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ प्रवेश कर जाता है? क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाता है, जो कि क्या करता है? अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है ना। तो इसको हम दो प्रोसेस से समझ सकते थे। फर्स्ट प्रोसेस हमारा था, हमने इसे फर्स्ट प्रोसेस के रूप में समझा था। इसमें बीटा ऑक्सीडेशन 1905 में 1905 में एक साइंटिस्ट थे नूप, इन्होंने दिया था, ठीक है ना, इन्होंने दिया था। बीटा क्यों बोला गया है? जो सेकंड नंबर का जो कार्बन होता है बस फैटी एसिड की कार्बन चेन में, एक फैटी एसिड की कार्बन चेन में जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन, फर्स्ट वाला होता है अल्फा कार्बन। तो इस ऑक्सीकरण में हम लोग क्या देखते हैं? जब भी अपघटन की क्रिया होती है दो कार्बन परमाणु एक साथ हटते हैं, रिमूव होते हैं, दो कार्बन परमाणु एक साथ हटने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का ऑक्सीकरण कहा गया है बीटा ऑक्सीकरण, ठीक है ना। ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसके कुछ प्रोसेस हैं, स्टेप्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्टेप्स फर्स्ट यही कह रहा था आपसे, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड की वसा अम्ल को किस प्रकार से उत्तेजित किया जाए, सक्रिय किया जाए कि उसका अपघटन किया जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ हमने एक फैटी एसिड की चेन ली है, उसके साथ में हमने क्रिया कराई किसकी? कोएंजाइम ए की। किसकी क्रिया कराई? कोएंजाइम ए की, जो कि किसकी प्रेजेंस में होती है? थायोकाइनेज। और हमने जब भी देखा हमको क्या करना है? ऊर्जा का उत्पादन करना है, तो एक बार किसी भी यौगिक को, किसी भी तत्व को एक्टिव कराने के लिए हमको क्या देनी पड़ेगी? उसको ऊर्जा देनी पड़ती है। ऊर्जा क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ऊर्जा हम लोग देते हैं किसके रूप में? एटीपी के रूप में, ठीक है ना। तो इससे क्या बन जाता है? एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड आपका पॉइंट आता है सक्रिय वसा का डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैट। जो एसाइल कोएंजाइम ए हमारे पास बना था, इसकी क्रिया हम एसाइल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में यदि कराएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा? दो हाइड्रोजन परमाणु, डिहाइड्रोजनेज का मतलब ये होता है हाइड्रोजन को हटाना। तो दो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। और इन हाइड्रोजन परमाणु को हम लोगों ने देखा है ETS, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, उसमें FAD के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? ग्रहण कर लिए जाते हैं, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और इससे एक अनसैचुरेटेड टाइप का एसाइल कोएंजाइम बनता है, जो कि क्या होता है? डबल बॉन्ड टाइप का होता है। थर्ड हमने प्रोसेस देखा था जलीयोजन का। आप क्या कराना है? जो बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ये बना है, इस पर किसकी क्रिया करानी है? H2O की। अगर H2O की क्रिया कराएंगे तो हम यहाँ पे OH समूह आकर जुड़ जाएगा। क्या होगा? OH समूह आकर जुड़ जाएगा, जो कि इस रूप में आकर यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है ना। फोर्थ प्रोसेस आता है आपका ऑक्सीकरण का। अब ऑक्सीकरण की क्रिया कहती है, इसकी क्रिया किससे करानी है? हमको O2 से करानी है, ये कह सकते हैं, या फिर इसमें ये कह सकते हैं O हमको या ऑक्सीजन हमको क्या करना है? ऐड करना है। अगर हम लोग ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये OH समूह किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन समूह में। एल्डो समूह किस में, या हाइड्रोक्सी समूह किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन समूह में चेंज हो जाएगा। और इस रूप में क्या निकलेगा? दो H2 यहाँ से क्या होंगे? दो H2 क्या होंगे? यहाँ से मुक्त होंगे। ये H2 को ETS द्वारा NADH2 ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते थे RCHOH CH2 COSCOA, ये होता है बीटा हाइड्रोक्सी
बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है, एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है ना। हमने इसमें कहा है यहाँ से NAD था, NAD क्या करेगा, 2 H पे जब भी निकलेंगे तो इसे ग्रहण कर लेगा कौन, NADH2, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है ना। H प्लस यहाँ से हटे थे, NADH2 ने उसे ग्रहण कर लिया, तो इससे क्या बनेगा, RCO। और ये CO क्या होता है, ये CO की जब भी बात करते हैं हम CO को बोलते हैं कीटो ग्रुप, क्या बोलते हैं, कीटो ग्रुप बोला जाता है, ठीक है ना। RCO CH2 RCO CH2 कोएंजाइम ए, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपके पास तत्व बन जाता है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है ना। बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। देखो ये H और ये H, ये 2 H यहाँ से निकले थे और ये H2 आकर यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है ना। इस C के साथ में हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन को हमको क्या करना था, ऐड करना था। ये ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पर कार्बन के साथ आकर यहाँ पर ऐड हो गया, RCO, ठीक है ना। HA वाला हट गया, HA वाला हट गया, और H2 के रूप में ये निकल जाएगा NADH2 के रूप में CH2SCOA। तो इस प्रकार से आपका ऑक्सीकरण का प्रोसेस पूरा हो जाता है। फिर आता है आपका थायोलाइटिक क्लीवेज। थायोलाइटिक नेक्स्ट प्रोसेस होता है, 5th नंबर पे आता है आपका थायोलाइटिक विदलन। थायोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है ना। अभी थायोलाइटिक क्लीवेज क्या हो, जो हमारे पास तत्व बन के आया बीटा कीटो कोएंजाइम ए, ठीक है ना। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, कोएंजाइम ए से यदि कराएंगे, कोएंजाइम ए से यदि कराएंगे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जो कि किस में चल जाएगा, वापस से क्रेब्स चक्र में चल जाएगा। और यहाँ पे एक तत्व बन के आएगा जो कि क्या होगा, जो प्राइमरी हमारे पास जो तत्व था, प्राइमरी फैटी एसिड था, इससे 2 कार्बन परमाणु क्या पाए जाएंगे, इसमें कम पाए जाएंगे। इस तत्व को हम लोग बोलेंगे एसाइल कोएंजाइम ए। तो इसको इस प्रकार से हम लोग कर सकते थे, RCO CH2S कोएंजाइम ए। इसके लिए हमने बोला बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। इसकी रिएक्शन हमने कराई है किससे, कोएंजाइम ए से, जैसे HS कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए, ठीक है ना। इससे हमारे पास तत्व क्या बन के आया है, एक तत्व हमारे पास बन के आया था एसिटाइल कोएंजाइम ए, साथ ही हमारे पास तत्व बन के आया है कि एसाइल कोएंजाइम ए, RCOSCOA। ये तत्व हो जाएगा आपका एसाइल कोएंजाइम ए प्लस में CH3COS कोएंजाइम ए, ठीक है ना। और ये तत्व कहलाता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए कहलाता है। और ये कहाँ चल जाएगा, आपका क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, जो कि क्या करेगा, आगे चलकर वापस से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलाएगा, क्रेब्स साइकिल चलाएगा, जिससे क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। अब ये जो एसाइल कोएंजाइम ये हमारे पास बन के आया था, ये क्या था, हमने रिएक्शन चालू की थी कहाँ से, फैटी एसिड से। कहाँ से चालू किया, फैटी एसिड से चालू की है, ठीक है ना। पामिटिक एसिड का अगर लेते हैं हम लोग, पामिटिक एसिड का यदि एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कार्बन 15 पाए जाते हैं। तो ये कितने कार्बन का, R का मतलब होता है 13, ये कितने कार्बन का तत्व है, 13 कार्बन का तत्व है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं बीटा ऑक्सीडेशन में हमेशा एक पूरा प्रोसेस चलने में कितने, 2 कार्बन परमाणु हट जाते हैं, 2 कार्बन परमाणु क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो ये कह सकते थे हम 2 कार्बन परमाणु
हट जाते हैं, ठीक है ना। 2 कार्बन परमाणु क्या होते हैं, यहाँ से हट जाते हैं। तो ये आपका प्रोसेस होता है इस प्रकार से। और हमने देखा ये क्रेब्स साइकिल जाके क्या करेगा, एटीपी प्रोडक्शन, जो कि हमने कहाँ देखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के क्रेब्स साइकिल में देखा हुआ है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट में क्रेब्स साइकिल में देखा हुआ है। अब यदि हमको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस पूरी प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, है ना। ऑक्सीकरण से, इसके लिए टॉपिक दे सकते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है ना। ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा हम लोगों ने अभी भी बात की थी किसकी, पामेटिक एसिड की, किसकी, पामेटिक अम्ल की। और पामेटिक अम्ल होता है C15H31 COOH। ये क्या होता है, पाल्मिटिक अम्ल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यदि इसका क्या किया जाए, ऑक्सीकरण किया जाए, तो इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। जैसे कि अभी हमने देखा है एसएल को एंजाइम में बनता है, एसएल को एंजाइम में कितना होगा, यहाँ पे लिखा हो 2 कार्बन परमाणु होगा। बीटा इसीलिए दिया गया था नाम, बीटा इसीलिए दिया गया, तो C13 का कार्बन तत्व होगा, ठीक है ना। C13 का कार्बन यौगिक हो, C13H27COOH, ठीक है ना, या SCOH, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये बात हमको पता है, एक NADH2 कितने के, 3 ATP के बराबर होता है, ठीक है ना। और एक FADH2 हमेशा 2 ATP के क्या होता है, बराबर होता है। तो यदि हम लोग एक पामेटिक अणु के तत्व को ऑक्सीकृत करेंगे, ठीक है ना, यदि C15H31COOH को ऑक्सीडाइज किया जाए, ऑक्सीकृत किया जाए, तो ठीक है ना, तो क्या होगा, हमारे पास 8 क्या बनेंगे, एसीटेट के अणु या एसिटाइल कोएंजाइम ए के अणु बनेंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा C13 था, लास्ट में जाके कितना बनेगा, C1 रह जाएगा और H3 रह जाएगा, COH रह जाएगा। इससे पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रोसेस में ये पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलेगा, पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल चलेगा 8 बार, ठीक है ना। कितनी बार चलेगा, 8 बार चलेगा। तो इससे इस प्रकार से कह सकते हैं 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलेगा, 8 बार चलेगा। और एक बार हमने देखा हुआ है एक क्रेब्स साइकिल में कितने मतलब एटीपी का प्रोडक्शन होता है। लास्ट टाइम देखा था हमने, जब भी हमने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा था तो 12 का हो रहा था, ठीक है ना। उसमें 8 × 12, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 96 ATP यहाँ से मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 96 ATP यहाँ से मिल जाएंगे। और अभी तक हमने यहाँ पे देखा, जैसे कि ये एक FAD यहाँ पे निकल के आया, आपके पास क्या निकल के आया, एक FAD यहाँ निकल के आया और एक NADH2 यहाँ पर निकल के आया है, एक NADH2 यहाँ पे निकला है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं एक NAD मतलब 3 ATP, एक NAD का मतलब क्या था, 3 ATP था, और एक FAD का मतलब 2 ATP था। मतलब एक पूरा ये जो सिंगल साइकिल चली है इसमें 5 ATP का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। किसका निर्माण हुआ है, 5 ATP का निर्माण हुआ है। और ये 8 बार अगर ये तत्व चलेगा, एसिटेट का निर्माण होगा, तो 7 बार क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलेगा। कितनी बार, 7 बार क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे 7 बार बीटा ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्ति 7 × 5, क्योंकि 5 हमने कैसे देखा, एक NADH2 बना 3 के बराबर होता है, एक FADH2 बना कितने के, 2 के बराबर होता है। तो 5 इसलिए जोड़ा है दोनों को मिला के, तो ये हो जाएगा 35 ATP। कितना हो जाएगा, 35 ATP,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे टोटल एटीपी गेन कितना हुआ, एटीपी गेन ठीक है ना, 1 10 और 3 13 131 एटीपी। अब आया बात एटीपी लॉस की, ठीक है ना, एटीपी लॉस की। ये क्रेब्स साइकिल जब भी चलता है तो इसमें किसी भी प्रकार के एटीपी का लॉस नहीं होता, ये आपको ही पता है। एटीपी का लॉस कब होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं। जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए, ग्लूकोज का जैसे ही अब गठन चालू होता है तो ग्लूकोज को एक्टिवेट करना पड़ता है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। इसी प्रकार से हमने फैटी एसिड को एक्टिवेट किया था तो क्या किया था, यहाँ पे ऊर्जा दी थी। क्या किया था, यहाँ पे ऊर्जा दी थी, ठीक है ना। इस ऊर्जा को ही हमने क्या बोला है, इस ऊर्जा के लिए ही हमने क्या कहा है कि एक ऊर्जा का अणु या एक एटीपी का अणु हमने क्या दिया है, यहाँ पे दिया था। इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमने एक एटीपी का अणु दिया। ओके, एटीपी लॉस कितना हो जाएगा, 1 एटीपी। तो टोटल एटीपी गेन इज इक्वल टू 130 एटीपी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे, इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे कि एक वसा अम्ल के अणु से हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और वो ऊर्जा कितनी होती है, 130 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं। या कह सकते थे हमें पाल्मिटिक अम्ल, हमें एग्जाम्पल लिया है पाल्मिटिक अम्ल, ठीक है ना, C15H31 COOH के अणु का ऑक्सीकरण करने से हमें 130 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये हो जाता है आपका क्या, बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।